ये वीडियो मेरी कोहिनूर की एक सीरीज है, उस सीरीज का एपिसोड नंबर 8 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कोहिनूर शाह शुजा के हाथ से निकल के फाइनली अब सिख एम्पायर के राजा रंजीत सिंह के हाथ में आ गया। इसके आगे की कहानी इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 1 जून साल 1813। ये वो डेट है जब फाइनली कोहिनूर रंजीत सिंह के हाथ में आ गया। रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना की थी और वो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जिन्होंने एरिया एक्वायर किया था, ये वो राजा थे। रंजीत सिंह के बारे में ये बात सब जानते थे कि ये इनको कोई बहुत चीजों का शौक नहीं है, बट कोहिनूर को लेके रंजीत सिंह को बहुत लगाव था। जब फाइनली उनको ये हीरा मिला तो भाई वो बहुत खुश हुए, नेचुरल सी बात है। और इसको तुरंत लेके उन्होंने अपने जो जौहरी होते हैं उनको बुलाया और उनको दिखाया कि चेक करवाया कि सही में ओरिजिनल कोहिनूर है क्या। उन्होंने चेक किया और ये कहा कि हाँ भाई ये ओरिजिनल कोहिनूर है और इसकी वैल्यू कोई कर ही नहीं सकता, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। दरअसल कोहिनूर की पूरी जो फेम है, जो इतना प्रचलित है आज, वो हुआ इसीलिए क्योंकि वो रंजीत सिंह के हाथ में आया था। इसके पहले तक कोहिनूर कभी भी अलग नहीं था, वो हमेशा तैमूर रूबी के साथ था, या जब पीकॉक थ्रोन में था तब इतने सारे और भी वहां पे बड़े बड़े पत्थर थे। तो ये पहली बार था जब एक सिख राजा ने, रंजीत सिंह ने, सिर्फ कोहिनूर को अपने पास अकेला एक पत्थर रखा था। और इस वजह से कोहिनूर की इमेज एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी कि एक राजा इसको हर समय अपने शरीर पर रखता है। रंजीत सिंह कोहिनूर को हमेशा अपनी बाइसेप पे पहनते थे और कोई भी बड़ा फंक्शन हुआ, कोई पब्लिक सेरेमनी हो रही है तो हमेशा ये कोहिनूर उनके पास रहता था। तो चाहे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, बैसाखी, हर समय दिखाई पड़ता था कि भाई राजा ने इस हीरे को पहना हुआ है। और अगर कोई भी बाहर से कोई ट्रैवलर आ रहा है, किसी दूसरे देश से, यूरोप से कोई आ रहा है घूमते घूमते यहाँ पे राजा से मिलने के लिए, तो उनको भी ये दिखाते थे कि उनके पास कोहिनूर है। तो उन्होंने काफी पॉपुलर किया इस हीरे को। और जैसे जब कोहिनूर को हासिल किया रंजीत सिंह ने, उसके बाद से जो उनका अंपायर है उसकी ऊंचाइयां और बढ़ने लग गई। कोहिनूर के बारे में जनरली ऐसा कहते थे कि ये जिसके हाथ में जाता है उसने किसी न किसी को हरा के इसको हासिल किया होता है। और ये बात रंजीत सिंह के लिए भी सही थी। जब उनको कोहिनूर मिला तो उन्होंने दुर्रानी एम्पायर में जितने भी भारत के उत्तरी हिस्से के जितने भी रीजन थे, उन सारे रीजन्स को धीरे धीरे करके रंजीत सिंह ने वापस कैप्चर करना शुरू किया। और ये सारे रीजन्स अब आ गए सिख एम्पायर के अंदर। जितना अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था, राजा आपस में लड़ाई कर रहे थे, उसका फायदा हो रहा था सिख एम्पायर को, क्योंकि सिख एम्पायर की बाउंड्रीज बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। कोहिनूर को लेके रंजीत सिंह इतने ज्यादा केयरफुल थे कि अगर उन्होंने अपने पास नहीं रखा है, एक तो वो हर समय अपने पास ही रखते थे, बट अगर उनके पास नहीं है तो वो रहता था गोबिंदगढ़ में तोशक खाने में, मतलब ट्रेजरी में, जहां पे सारा खजाना रहता है। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कोहिनूर को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव करते रहते थे, ताकि एक जगह पे बहुत समय तक ये हीरा ना रहे। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर को लेके, उसकी सिक्योरिटी को लेके रंजीत सिंह इतने ज्यादा केयरफुल थे कि जब भी इसको मूव करना होता था, कहीं यहां से कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, तो 40 ऊंटों का ग्रुप होता था और उन 40 में से किसी एक ऊंट के ऊपर ये हीरा रहेगा। और ऑब्वियसली ये जो पूरा 40 कैमल्स का जो ग्रुप था, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ फौजी भी रहते थे। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह के राज के समय सिख एम्पायर काफी फैला, काफी बड़ा हुआ और अंदर भी, एम्पायर के अंदर भी काफी खुशहाली थी। और इसी वजह से सिख एम्पायर के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, पब्लिक वर्क्स का काम चल रहा था, पब्लिक बिल्डिंग्स बन रही थी, गार्डन्स बन रहे थे। सिख एम्पायर में सिखों के अलावा हिंदू और मुसलमान भी रहते थे। रंजीत सिंह ने काफी शादियां की थी और उनकी कुछ वाइफ्स हिंदू भी थी। इनके राज के दौरान उत्तरी भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ ये ब्रिटिश लोग थे जिनकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि वो रंजीत सिंह की आर्मी को टक्कर दे पाए। बट ब्रिटिश लोग भी जानते थे कि ये जो पूरा सिख एम्पायर है, ये सिख एम्पायर उस टाइम सिर्फ पंजाब नहीं था, पंजाब एक्चुअली बहुत बड़ा था, उसमें पाकिस्तान का सारा हिस्सा था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था। तो ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया का जो ये एम्पायर है, इससे टक्कर लेना बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। ये बात ब्रिटिश भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने अच्छे रिलेशन बना के रखे रंजीत सिंह से। रंजीत सिंह को उनकी जनता बहुत पसंद करती थी और इसी वजह से उनका जो पूरा राज चला वो मोस्टली स्मूथ ही निकला। बट जब इतनी चीजें स्मूथ चल रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर होगी, और वही हुआ। फिर साल 1835 में रंजीत सिंह को एक स्ट्रोक आया। उनकी बॉडी का राइट हिस्सा और फेस आधा, उसमें पार्शियली पैरालिसिस हो गया था और इस वजह से वो कुछ समय तक बोल नहीं पा रहे थे। ये थी पहली खतरे की घंटी।
इसके बाद दूसरा स्ट्रोक उनको आया साल 1837 में, बिल्कुल 2 साल के बाद। ये वाला स्ट्रोक पिछले स्ट्रोक से ज्यादा सीवियर था। उनकी बॉडी का राइट हिस्सा बहुत बुरी तरह पैरालाइज हो गया और अब वो सारा जो भी कम्युनिकेशन कर रहे थे वो सिर्फ एक्शन से कर रहे थे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। जब ये सब कुछ भारत में चल रहा था, उत्तरी भारत में, तो वहां दूसरी तरफ ब्रिटेन और रशिया में, रशियन अंपायर में, यूरोप में बहुत स्पर्धा चल रही थी। उन लोगों में कंपटीशन चल रहा था कि कैसे ये भारत का जो रीजन है, जो पश्चिमी भारत का रीजन है, जहां पे आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, उन एरियाज में रशियंस को अपना दबदबा बढ़ाना था, क्योंकि वो देख रहे थे कि यहां पे ब्रिटिश लोगों का दबदबा है। और ये चीज ब्रिटिश लोग देख रहे थे कि यार ये लोग तो यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिश लोगों को ये चाहिए था कि इससे पहले रशियंस आ जाएं अफगानिस्तान के रीजन के अंदर और वहां से आके वो भारत के पश्चिमी हिस्से से भारत में घुस जाएं और ब्रिटिश लोगों को तकलीफ दें। उसके पहले हमको ही अफगानिस्तान में चले जाना चाहिए और अफगानिस्तान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो साल 1838 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्लानिंग शुरू की कि अफगानिस्तान को इन्वेड करना है भारत से। अगर आप भारत का मैप देखेंगे उस समय, और स्पेशली सिख अंपायर का मैप देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि सिख अंपायर के एक तरफ था अफगानिस्तान और एक तरफ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा। और ब्रिटिश लोग चाह रहे थे कि वो अफगानिस्तान को इन्वेड करें। तो इसका मतलब वो उस एरिया को इन्वेड करने जा रहे थे जिनका बॉर्डर सिख अंपायर के साथ लगता था। तो ऑब्वियसली उनको इस एफर्ट में सिखों की मदद लगेगी। रंजीत सिंह इस इन्वेजन को लेके बहुत नर्वस थे। वो जानते थे कि इस समय सिख अंपायर के एक तरफ है ब्रिटिश अंपायर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। बट अगर ब्रिटिश लोगों ने अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया तो फिर सिख अंपायर है वो दोनों तरफ घिर जाएगा ब्रिटिश लोगों से। और यह चीज किसी भी स्मार्ट रूलर के लिए अच्छी बात नहीं होती है, जब आप दोनों तरफ एक बहुत पावरफुल एलाय से घिरे हुए हैं। कहने के लिए सब दोस्त होते हैं, एलाय होते हैं, बट जब मौके की घड़ी आती है, जब लालच आता है, तो वो आप ही पे हमला कर देते हैं। इसी वजह से रंजीत सिंह इस बात को लेके बहुत ही टाल मटोल कर रहे थे कि इनकी हेल्प करें ब्रिटिश लोगों की, इनकी नहीं करें। वो नर्वस थे बहुत इस बात को लेके। बट फिर फाइनली दिसंबर 1838 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, वो मिलने के लिए गए रंजीत सिंह से। उनसे मुलाकात की और रंजीत सिंह ने फिर फाइनली कहा कि ठीक है। और इसी के साथ फर्स्ट एंग्लो सिख इन्वेजन शुरू हुआ अफगानिस्तान का। रंजीत सिंह को ऑलरेडी 2 स्ट्रोक आ चुके थे, बट फिर तीसरा स्ट्रोक उनको आया साल 1839 में। ये स्ट्रोक जब उनको आया तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब रंजीत सिंह नहीं बचेंगे। इस बात से सिख अंपायर के सारे सीनियर ऑफिसर्स, जितने भी लीडर्स थे, वो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि रंजीत सिंह ही थे जिन्होंने इतने विशाल अंपायर को पकड़ के रखा था, मजबूती से रखा था। अब अगर ये हटेंगे गद्दी से, अगर इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके बाद कौन गद्दी को संभालेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि महाराजा रंजीत सिंह ने काफी शादियां की थी और इसीलिए उनके काफी बच्चे भी थे, पर उनके जो सबसे पहले बेटे थे खड़क सिंह, उनको लेके जनता को और उनके लीडर्स को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये उतने अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। बट अब ये बात साफ हो गई थी कि रंजीत सिंह जी बच नहीं सकते। जब महाराजा रंजीत सिंह को ये बात समझ में आने लगी कि अब उनका अंत समय नजदीक आ रहा है, तो उनके पास जितना भी पोजेशंस थे, जितनी उनकी संपत्ति थी, हीरे जवाहरात, इन सबको उन्होंने धीरे धीरे करके डोनेट करना शुरू कर दिया। रिलीजियस प्लेसेस में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में भर भर के सोना चांदी जाने लगा रंजीत सिंह जी की तरफ से, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब इन सारी चीजों का उनको कोई काम नहीं है। ये जितना भी डोनेशन जा रहा था, ये बिल्कुल आराम से, बिना किसी तकलीफ के जा रहा था। बट जून 26 को एक नई बात सामने आई, क्योंकि अब रंजीत सिंह अपने सारे पोजीशंस को, सारे हीरे जवाहरात को डोनेट कर रहे थे, तो उनका जो सबसे चहीता हीरा था कोहिनूर, उसका क्या होगा। इस बात को लेके अब सारे लोगों में आपस में बहस होने लगी, क्योंकि देखिए अब रंजीत सिंह जी बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारा जो भी अपनी बात कर रहे थे वो जेस्चर से कर रहे थे, एक्शन से, और वो भी बहुत कम कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत वीक हो चुके थे। तो उनके पास जो सबसे सीनियर पंडित थे, उनका नाम था भाई गोविंद राम। वो ये कह रहे थे कि रंजीत सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो सबसे चहीता हीरा है कोहिनूर, वो जाना चाहिए पुरी में जगन्नाथ जी का एक मंदिर है, वहां पे ये हीरा जाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी रंजीत सिंह जी अपने सारे हीरे जवाहरात मंदिरों को दे रहे थे, भेंट कर रहे थे, तो ये बात नेचुरल लग रही थी कि ये शायद इस हीरे को भी
वो एक मंदिर को ही देना चाहते हैं। परंतु दूसरी तरफ रंजीत सिंह जी के जो खजांची थे, उनका नाम था मिस्टर बेली राम, वो ये कह रहे थे कि ये जो हीरा है कोहिनूर, ये रंजीत सिंह जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हीरा सिख अंपायर की प्रॉपर्टी है और इसीलिए ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये कोहिनूर हीरा अंपायर के अंदर ही रहेगा। अगर आज की भाषा में बात की जाए तो वो ये कह रहे थे कि कोहिनूर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सरकारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए सरकार में ही रहनी चाहिए। और इसी वजह से मिस्टर बेलीराम का यह मानना था कि ये कोहिनूर सिर्फ सिख अंपायर का राजा ही पहन सकता है, जिसका मतलब रंजीत सिंह जी के बाद उनका बेटा खड़क सिंह जब राजा बनेगा तो वो इस डायमंड को अपने बाइसेप पे पहनेगा। दोनों साइड में ये बहस चल रही थी, बट रंजीत सिंह जी समय काफी वीक हो चुके थे और ये बात सेटल नहीं हो पा रही थी कि कोहिनूर हीरे का क्या होगा। पर अब रंजीत सिंह जी की, जिनको लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब कहते हैं, उनका आखिरी समय आ गया था। 27 जून 1839 को जब रंजीत सिंह जी 58 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस। उनके बाद गद्दी पे बैठे और सिख साम्राज्य को रूल करना शुरू किया उनके सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह ने। बट अभी भी किसी को पता नहीं था कि कोहिनूर का क्या करना है, और उससे बड़ी बात, उससे इंपॉर्टेंट बात, कोहिनूर है कहां, यह किसी को पता नहीं था। तो इस वजह से काफी अफवाहें उड़ रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअली गोविंद राम जी ने कन्विंस कर लिया है रंजीत सिंह जी को और ये हीरा पहुंचा दिया गया है पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में। इस समय तक बहुत सारी प्रजा ऐसी थी जो ये मानने लगी थी कि कोहिनूर वही समंतक हीरा है जो कृष्ण जी के पास था। तो एक्चुअली ये बात सही है कि इस हीरे को फाइनली जगन्नाथ के टेम्पल में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी भी विष्णु का ही एक अवतार है। तो इस वजह से काफी लोग तो ये बात मान रहे थे, बट दूसरी तरफ ये अफवाह उड़ रही थी कि कोहिनूर अभी भी पंजाब में ही है और मिस्टर बेलीराम ने इसको कहीं छुपा के रखा है। जब रंजीत सिंह जिंदा थे तो सिर्फ उन्हीं को इस बात का राइट था, अधिकार था कि वो कोहिनूर को अपने हाथ में ले सके, उसको निहार सके, देख सके। उनके अलावा सिर्फ एक आदमी और था जिसको अधिकार था कि वो कोहिनूर को हैंडल कर सकता है, और वो था उनका ट्रेजरर मिस्टर बेलीराम। मिस्टर बेलीराम पे रंजीत सिंह को काफी भरोसा था और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे इकोनॉमी से रिलेटेड और उनके खजाने से रिलेटेड, उसमें हमेशा रंजीत सिंह मिस्टर बेलीराम की बात मानते थे, उन पे बहुत भरोसा करते थे। और एक्चुअली मिस्टर बेलीराम के फादर भी इसके पहले ट्रेजरी में ही इन्वॉल्व थे, उनके भाई भी सिख गवर्नमेंट के ही मुलाजिम थे। तो ये सारे सरकारी नौकर थे और बेलीराम भी कोहिनूर को लेकर बहुत सतर्क थे, क्योंकि उन्होंने इतना इलैबोरेट अरेंजमेंट किया था कि ये हीरा गुम नहीं होना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक कहानी है, पता नहीं सही है कि नहीं, बट एक ऐसा र्यूमर है कि जो रंजीत सिंह के प्राइम मिनिस्टर थे ध्यान सिंह, वो एक राजा थे, उन्होंने उनके पास एक बार कोई मिलने के लिए उनसे आ रहा था, तो उनको अपने जितने भी बड़े बड़े हीरे जवाहरात हैं उस मेहमान को ये हीरे जवाहरात दिखाने थे। तो ऐसा होता था अक्सर कि वो अपना जो मेन सिख अंपायर का जो ट्रेजरी है उससे सारे हीरे जवाहरात मंगवाते थे और दिखाते थे। तो जब ध्यान सिंह ने डिमांड की बेलीराम को कि वहां से हीरे जवाहरात भेजो, तो मिस्टर बेलीराम ने कहा कि कोहिनूर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपको वो हीरा चाहिए तो आप रंजीत सिंह जी से लिखित रिटर्न लेके आओ, साइन करवा के, तब मैं आपको ये हीरा दूंगा। अब बेलीराम एक एम्प्लॉय थे और ध्यान सिंह प्राइम मिनिस्टर, एक राजा थे, तो ऑब्वियसली उनके बात पसंद नहीं आई और इसी वजह से ध्यान सिंह को बेलीराम से काफी मतलब खुंदक थी, उनमें 36 का आंकड़ा हो गया था। और इसीलिए जब रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई तो ध्यान सिंह जी को अपना अवसर मिला कि अब मैं इस मिस्टर बेलीराम को हैंडल करता हूं। तो ध्यान सिंह ने बेलीराम को पकड़ा, उनके भाइयों को पकड़ा और उन्होंने को काफी टॉर्चर किया, बट फिर भी बेलीराम ने बताया नहीं कि उन्होंने कोहिनूर कहां रखा। कोहिनूर की एक्चुअल लोकेशन थी पंजाब के अंदर ही, उन्होंने एक वॉल्ट में कोहिनूर को रखा था, बट उन्होंने ध्यान सिंह को बात नहीं बताई और इसी वजह से बेलीराम के भाइयों को और फिर फाइनली बेलीराम को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि उनको ये जो डायमंड है वो रंजीत सिंह ऐसा कहना चाह रहे थे कि जगन्नाथ के टेंपल में जाना चाहिए, इसी वजह से उनको ये दे देना चाहिए कोहिनूर, ये पंडितों को, और ये पहुंच जाना चाहिए जगन्नाथ। बट बेलीराम ये मानते थे कि राजा से भी बड़ी बात होती है उसका राज। तो ये कोहिनूर रंजीत सिंह जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि उन्होंने अगर कह भी दिया होगा अगर, तो भी इसको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिख अंपायर की प्रॉपर्टी है। इस प्रिंसिपल को बिलीव करते हुए बेलीराम ने अपनी जान गंवाई और कोहिनूर
अभी पंजाब में ही था। बहरहाल अब गद्दी पे आ गए थे खड़क सिंह, और उनके गद्दी पे आने के कुछ ही समय में यह बात दिखने लग गई थी कि जैसे रणजीत सिंह जी इतने महान राजा थे, उन्होंने अपने अंपायर को एक साथ जोड़ के रखा, खड़क सिंह वैसे राजा नहीं है। और इसीलिए सिख अंपायर के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, लीडर्स थे, उनको भी टेंशन होने लगी। और इसीलिए उनके राजा बनने के 4 महीने के अंदर ही यह षड्यंत्र होने लगा कि कैसे खड़क सिंह को गद्दी से हटाया जाए, कैसे उनको मारा जाए। और इसीलिए फिर उनके खाने में थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन मिलाया जाने लगा। उनको जहर दिया जा रहा था, बट इतनी छोटी मात्रा में दिया जा रहा था कि शुरू के कुछ दिनों में उनको सर दर्द हुआ, फिर कुछ और सिम्टम हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते कुछ महीनों के बाद उनकी स्पीच जो थी, उनका बोलने में लड़खड़ाने लगे, और कुछ समय के बाद उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी। 6 महीने तक आते आते इस जहर का ऐसा असर होने लग गया था कि खड़क सिंह अब एक चारपाई पे पड़ गए थे, और वहां से वो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे। और इस मोमेंट पे फिर खड़क सिंह के जो बेटे थे, नौनिहाल सिंह, जो भी बहुत छोटे थे उम्र में, उनको बुलाया गया वापस राजधानी में कि अब उनके पिता की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, इनको अब राज संभालना होगा। फाइनली 5 नवंबर साल 1840 को खड़क सिंह जी की मृत्यु हो गई। और ऑब्वियसली जनता को बताया नहीं गया कि इनकी मृत्यु इस तरह से हुई है, तकलीफ में इतने महीनों की। उनको सिर्फ बताया गया कि कुछ अचानक से बीमारी हो गई और ये चल बसे। और इनके बाद अब राजा बने इनके 18 वर्ष के बेटे महाराजा नौनिहाल सिंह। जितने खड़क सिंह को लोग अच्छा नहीं मानते थे, उतना ही अच्छा मानते थे वो उनके बेटे नौनिहाल सिंह जी को, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि ये बहुत छोटे हैं अभी उम्र में, बट जब ये गद्दी को पूरी तरह संभालेंगे और इनके हाथ में पूरी पावर आएगी, तो वापस इस सिख अंपायर को रणजीत सिंह जी के टाइम के हिसाब से बिल्कुल बड़ा करेंगे और अपनी बाउंड्रीज को फैलाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। जब खड़क सिंह जी की अस्थियों को बहाकर जब नौनिहाल सिंह जी लौट रहे थे, तो एक एरिया था हजूरी बाग का, वहां पे एक गार्डन बनाया था सिखों ने। उस गार्डन के गेट से जब नौनिहाल सिंह जी गुजर रहे थे, तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का स्ट्रक्चर था। जैसे ही राजा वहां से गुजरे, तुरंत उनके ऊपर वो आके पत्थर गिरा। नौनिहाल सिंह जी के साथ इस समय 2 लोग और थे, और ये इन पत्थरों से इन तीनों को चोट लगी, और एक इंसान इतनी बुरी तरह घायल हुआ था कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बट इस पॉइंट पे हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नौनिहाल सिंह जी को चोट तो लगी, बट उनको बहुत हल्की सी चोट लगी थी, कि इतना था कि वो आराम से फिर इसके आगे भी चल के जा पाए। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको इतनी बुरी तरह चोट लग गई थी कि उनको फिर स्ट्रेचर से लेके गए, और जब उनको एक टेंट में जब बैठाया गया, उनको लिटाया गया, तब ये दिखाई पड़ा कि उनको इतनी बुरी तरह चोट लग गई कि उनका सर ऑलमोस्ट फट गया है और उसमें से खून ही खून बह रहा है। एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था इस बारे में बहुत मतभेद है, बट यह बात बिल्कुल साफ है कि जब नौनिहाल सिंह के टेंट में डॉक्टर्स पहुंचे, तो उन्होंने यह जवाब दे दिया कि यह आदमी अब बच नहीं सकता। और उसके कुछ ही देर के बाद नौनिहाल सिंह की भी मौत हो गई। और इस प्रकार सिख अंपायर जो इतना बड़ा था, सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने 3 राजाओं को गंवाया। और एक बार फिर से कोहिनूर के बारे में यह बात होने लगी कि ये जहां भी ये पत्थर जाता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होता है। अब नौनिहाल सिंह की मौत के बाद एक्चुअली सिख साम्राज्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि नौनिहाल सिंह की कोई संतान नहीं थी। उनकी कुछ बीवियां थी, उनमें से एक बीवी प्रेग्नेंट थी, बट अभी गद्दी पे बैठने के लिए नौनिहाल सिंह की कोई संतान नहीं थी। बट रणजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे थे खड़क सिंह के बेटे थे नौनिहाल सिंह, बट रणजीत सिंह के और भी बहुत सारे बेटे थे। और अब यह होने लग गया कि यहां पे नौनिहाल सिंह के कोई संतान नहीं है, तो गद्दी पे कौन बैठेगा। तो दूसरा एक व्यक्ति था जो बहुत प्रबल दावेदार था गद्दी का, उसका नाम था शेर सिंह। और अब यह बात सामने आ गई कि क्या शेर सिंह गद्दी पे बैठेगा, या फिर नौनिहाल सिंह की जो संतान है जब वो पैदा होगी तो क्या वो गद्दी पे बैठेगी। इसके आगे क्या हुआ, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। और अगर आपको कोहिनूर की ये पूरी स्टोरी खुद डिटेल में पढ़नी है, तो एक बुक मैं रेकमेंड करूंगा आपको, हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट इनफेमस डायमंड इन द वर्ल्ड। उस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।